जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह परीक्षा संबंधित विशेष पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ एक विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखने वाले सत्यप्रकाश सर हैं। चूँकि यह पॉडकास्ट विशेष रूप से यूपीएससी व अन्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो इस पॉडकास्ट में हम सर के अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे और सर से प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और प्रश्न उत्तर इस प्रकार के होंगे कि हमने पिछले कुछ दिनों में टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आपके विशेष प्रश्नों को संकलित किया है और हम उसी प्रश्नों को सर से पूछेंगे और सर उस पे अनुभव के आधार पर अपना जवाब देंगे। तो शुरू करें सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे यूपीएससी के सबसे ज्वलंत मुद्दे, जो कि आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी मीडियम के रिजल्ट पे रहता है। तो हम सर से पूछना चाहेंगे, सर आप क्या कहना चाहेंगे हिंदी मीडियम? देखिए, हिंदी मीडियम का रिजल्ट, बात ये आती है कि हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के रिजल्ट पे, तो समय समय पर एक आध दो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे उधर आप देखिए निशान जैन सर का रिजल्ट हो गया, या आप रवि सिहाग सर का हो गया, धनवंता सर का हो गया, ठीक है। तो एक आध रिजल्ट आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ इसके पीछे और भी देखना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम का बच्चे पीछे कहाँ रह जाते हैं, किन किन गलतियों पे वो काम नहीं करते हैं और लगातार कॉन्टीन्यूअस वो गलतियाँ दोहराते रहते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो सबसे पहला जो इसमें मुद्दा होगा वो सीसैट का मुद्दा, कि अमूमन हिंदी मीडियम के बच्चे वो सीसैट में ही फेल कर जाते हैं। कारण इसके पीछे ये है कि हमारे कुछ जो हमारी सामाजिक संरचना या जो हमारा स्कूलिंग है वो इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार के एप्टीट्यूड का डिमांड यूपीएससी करता है। और सबसे बड़ी इसमें दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपने एप्टीट्यूड पे काम करना भी नहीं चाहते हैं। अमूमन जो हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं वो, आप जब परीक्षा नज़दीक आता है तब वो सीसैट की तरफ जाते हैं, सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ये जो पूरा पेपर, और अमूमन एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन इस संदर्भ में ये है कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसको सीसैट पेपर 1 और सीसैट पेपर 2 की जगह हम लोग जीएस और मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का पेपर देख लेते हैं, जबकि वास्तव में दोनों परीक्षाएं आपका एप्टीट्यूड की परीक्षा है। तो चाहे बात वो सीसैट की हुई, चाहे बात वो जीएस की हुई, यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाता है कि आप किसी भी कोचिंग से कर लीजिए, या कोचिंग संस्थानों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व वहाँ पे ना रहे, आप अपने जनरल एप्टीट्यूड से प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। चाहे इधर क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे इसके पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब बात यही आ जाती है कि सीसैट पर हम लोग जगते हैं अंतिम में, ठीक है। दूसरा काम हम लोग ये करते हैं कि प्री और मेंस, जो रिजल्ट कम आने के पीछे एक प्रमुख कारण होता है कि हम लोग प्री और मेंस की एक होलिस्टिक तैयारी ना करके, पहले हिंदी मीडियम या हिंदी बेल्ट का जो बच्चा है उसके दिमाग में पहले ये रहता है कि पहले एक बार प्री निकाल लेते हैं, प्री के बाद फिर हम लोग मेंस की तरफ देखेंगे। तो प्री में जैसे इस बार भी कई ऐसे बच्चे हैं, जब अभी मेंस का चल रहा था, यूपी पीसीएस की भी अभी हम लोग का मेंस मेंटरशिप चल रहा था, लगभग 800-850 बच्चे इस बार मेंस लिख भी रहे हैं। तो अधिकतर उसमें से मतलब 100 के लगभग, सोचिए 800-850 में एक लंबा आंकड़ा होता है 100, और उस 100 में लगभग 90-95 बच्चे, मतलब ये हिंदी मीडियम के बच्चे थे उस 100 में, जो लोग अभी तक मेंस के आंसर राइटिंग किए ही नहीं थे। अब प्री के बाद 2 महीने वो रिजल्ट का वेट करते रहे, और उस समय भी उनके मन में ये नहीं था, उनको ये था कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा या नहीं होगा, द्वंद्व में फंसे थे। उस 2 महीने का भी यूटिलाइजेशन उन्होंने मेंस के आंसर राइटिंग में नहीं किया। तो जब आप मेंस पे आंसर राइटिंग नहीं करोगे, और मेंस में सिलेक्शन ही आपका आंसर राइटिंग के बल पे होना है, निबंध, कई ऐसे बच्चे हैं डायरेक्ट जा करके वहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। तो मेंस पे काम ना करना, सीसैट को हल्के में लेना, और जीएस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को ध्यान में नहीं देना, मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम के रिजल्ट आने के पीछे कई सारे कारण, उसमें से ये कुछ प्रमुख कारण है। तो सर संक्षेप में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और आपकी संस्था इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा तो देखिए ये मानना है, जैसे हम लोग इस मामले में एकदम स्पष्टवादिता के साथ हम लोग कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि कभी भी आप ये सोचिए कि कोचिंग आपका सिलेक्शन करा सकती है, तो कभी संभव नहीं है। कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकती है, एक थोड़ा सा पुशअप कर सकती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कभी भी कोचिंग के भरोसे तैयारी मत करिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो खुद से एक बार पूछे कि हम ये तैयारी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर ये रहेगा कि क्यों करना है, तो कई बार क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेशन आता है, और डिमोटिवेशन का फैक्टर क्यों करना है, जो इनर मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, क्यों करना है, वो हमारा इनर मोटिवेशन रहता है। अभी आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे या बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो हो सकता है वो 1-2 दिन में प्रोत्साहित हो जाए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो लंबे समय का मोटिवेशन उनके पास नहीं रहेगा। तो इनर मोटिवेशन जब हम जागृत करेंगे, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, खुद को पता करना कि क्यों हमको करना है ये चीज़, ठीक है। तो आपके पास एक ना एक कारण होना चाहिए कि क्यों आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो आपके इनर मोटिवेशन को जागृत करेगा। आप लगातार इस परीक्षा में, क्योंकि देखो एक परीक्षा का एक लंबा फेज आप चलता है, आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि इस बार आपका हो ही जाएगा फाइनल सिलेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि लोग इंटरव्यू से सीधे कट करके बाहर आ जाते हैं, वो सांप सीढ़ी वाला गेम है, 99 पे काटा सीधे आगे 2 पे।
तो ये वाला हमेशा इसके साथ रहता है। तो ऐसे में मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से छोटे छोटे टारगेट्स सेट करिए। जब मतलब आपके टारगेट्स 3 तरीके के होने चाहिए, पर डे वाले टारगेट्स, पर मंथ वाले टारगेट्स, और एक लंबा गोल कि आपको जैसे मान लीजिए 2026 में एग्जाम देना है तो एक लंबा गोल कि उस दिन तक आप क्या करेंगे, एक मोटी मोटा आपके पास होना चाहिए। मोटी मोटा इन द सेंस कि आप कौन सा सब्जेक्ट कब खत्म कर लेंगे, ये आपके पास मोटी मोटा हिसाब किताब होना चाहिए। एक मंथ वाला शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि इस मंथ में आप इस चीज़ को करके खत्म कर लेंगे। एक आपका पर डे का होना चाहिए कि मैं सवेरे उठूंगा, जैसे अब कल अगर आप सवेरे उठ रहे हैं तो अपने टाइम को अगर सही यूटिलाइजेशन करना है तो आप सवेरे उठ करके ये नहीं सोच सकते कि आज सवेरे उठ करके आपको क्या करना है। आपका अगर ये पहले से डिसाइड है, रात में सोने से पहले आपने टाइम टेबल बना लिया कि कल सवेरे उठ करके मुझे ये काम करना है, तो सवेरे जो आपका सोचने का समय है, जो टाइम वेस्ट होगा, पता चला आप पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है ऑप्शनल करने में, आप पढ़ने जा रहे हैं जीएस, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि नहीं मेरा हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, मैं जीएस सवेरे पढ़ने में कंफर्टेबल हूँ, और आपके शेड्यूल में वो चीज़ है, तो ये आपके समय को बचाएगा। तीसरा काम आपको ये करना है कि समय पर आंसर राइटिंग। आप जब भी आपका जीएस एक बार कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो एटलीस्ट एक एक प्रश्न मॉडलिंग उसका कर लीजिए, थोड़े से उस पर वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। कम से कम ऐसा कर सकते हैं कि जो टॉपिक खत्म हो उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व कम से कम पढ़ लीजिए। अमूमन एक गलती और बच्चे करते हैं कि डायरेक्ट जैसे जो जीएस कंप्लीट होता है तो आंसर राइटिंग ज्वाइन करते हैं, आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करते हैं, और फिर वहाँ पे और बच्चों की कॉपियाँ देख करके डिमोटिवेट होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरा सलाह है कि जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व लीजिए। मार्केट में जो मानकीकृत सॉल्व हैं, और सॉल्व के भरोसे नहीं रहना है, उसमें अपना दिमाग लगा करके, क्योंकि सॉल्व भी इस समय बहुत सारे अधकचरे सॉल्व आते हैं, लेकिन तब भी हमको काम उसी से चलाना है। तो उस सॉल्व को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टॉपिक्स पे जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, मेन बॉडी ये रखना है, कंक्लूजन ये रखना है, उसमें अपना वैल्यूडेशन कर लेना है। तो आंसर राइटिंग करिए, सीसैट पर ध्यान दीजिए, एप्टीट्यूड पे काम करिए। और एप्टीट्यूड चूँकि एक लंबा प्रोसेस होता है तो एक समय पे एक बढ़िया टेस्ट सीरीज आप उसको करिए। टेस्ट सीरीज में की गई गलतियों के शॉर्ट नोट्स बनाइए, सवेरे उठ के उसका रिवीजन करिए। ये एक काम है जो हिंदी मीडियम के बच्चों को मिनिमम करना चाहिए अपने आप को आगे ले जाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे हम संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और उसकी तैयारी करने वाले बच्चों के काफ़ी डाउट रहते हैं। और तो सबसे पहला सर यह प्रश्न है कि सबसे सही समय कब होता है यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का? ये बढ़िया प्रश्न आपका था। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग मतलब ऐसा इसमें कुछ ऐसा एकदम फिक्स नहीं है कि किसी का कब क्या सही समय है। कई ऐसे लोग हैं जो आजकल, तो पहले जब हम लोग IIT JEE में प्रिपरेशन करते थे या करवाते थे तो उस समय ऐसा सीन था कि बच्चे 11-12 के से तैयारी स्टार्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो समय चेंज हुआ और 6 से ही बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे। धीरे धीरे यूपीएससी यूपीपीसीएस के फील्ड में भी ऐसा आ रहा है कि बच्चा पहले से दिमाग में सोच लिया है। खास करके अगर आपके अगल बगल कोई सेलेक्ट हो गया हो या आपके घर में कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, सोशल मीडिया का भी हाँ सोशल मीडिया में रील्स वाला कल्चर है, तो वहाँ पे बचपन से ही मतलब 6 से ही आपका 6-7 से ही लोग बच्चे इस तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन मेरा देखो इस चीज़ में भी मेरा मानना है कि तैयारी का सीधा सीधा फेज़ ये है कि 11-12 के बाद तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे कारण ये है कि थोड़ा सा आपको 11-12 वो समय होता है जब आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में जाते हो, खास करके कि जब आपको एक्सप्लोर होने का समय मिलता है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब है कॉलेज लाइफ को अपने एंजॉय करना। मेरे हिसाब से एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल, क्योंकि देखो यार बच्चे की दिमाग हाई स्कूल में एकदम पक के परेशान है, इतना प्रेशर झेलता है माइंड, 12th में भी वही है, बोर्ड के रिजल्ट का प्रेशर, बोर्ड की तैयारी का प्रेशर, ये कर लो इसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाएगी, इस वाली भावना के साथ बच्चा जीता है। उसको पता ही नहीं रहता यार ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इससे और टफ जीवन आने वाला है। ग्रेजुएशन इज़ अ मतलब पूरा मेरा हिसाब से ग्रेजुएशन एक्सप्लोरिंग का होना चाहिए। जैसे इस मामले में कई IITs वगैरह को इसीलिए लोग IITs क्यों बढ़िया मानी जाती है, उसके पीछे कारण ये है वहाँ पे आपको एक्सप्लोरेशन का पूरा व्यवस्था रहता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप कोशिश करिए कि खुद को एक्सप्लोर करिए। जो भी सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या ग्रेजुएशन में ले रखे हैं उसमें थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा देखिए कि क्या आप नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कुछ कर सकते हो कि नहीं। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए तो फिर NCERT बेसिक NCERT के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें 6 to 12। अच्छा NCERT इसमें एक प्रश्न आप ये जोड़ सकते हो। हाँ सर, मेरा अगला प्रश्न वही था। हाँ। कि जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करनी हो तो आप सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी चाहिए। हाँ तो सर NCERT का महत्व क्या है यूपीएससी? वही मैं उसी पे आ ही रहा था, मुझे लग भी रहा था कि ये प्रश्न बनना भी चाहिए था, ये स्वाभाविक प्रश्न था। तो जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुँचे, ठीक है, सेकेंड ईयर में पहुँचे तो अब डायरेक्ट आप बुक्स लेकर के पढ़ोगे
तो दिक्कत होगी। Standard book। हाँ, खास करके दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो मेरी स्कूलिंग मैंने मैथ्स लिया है और ग्रेजुएशन में भी मैं मान लो बीएससी वगैरह कर रहा हूँ, तो मेरा जो जीएस वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग जीएस बोल देते हैं, हिस्ट्री, अपेक्षाकृत थोड़ा सा हाँ, कमजोर हिस्ट्री, सोसाइटी, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये अपेक्षाकृत नहीं होते हैं, लगभग सभी लोग नहीं पढ़ते हैं इसको 11th-12th में। तो ऐसे में क्या होता है, एनसीईआरटी उन लोग के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके 6 से 12 तक की, जो इन लोग का बैकग्राउंड मैथ्स वाला है, मैथ्स से या साइंस से उन्होंने पढ़ाई की, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स उनके नहीं रहे हैं, तो एनसीईआरटी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए नहीं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कि एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है, और यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं उसमें आपको अप्लाइड फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो बाकी तो कोचिंग संस्थानों का हाल आप देख ही रहे हो, हर बार ये है कि 10-12 क्वेश्चन गलत बताते हैं, यूपीएससी के आंसर की से सीधे सीधे अलग रहते हैं। ठीक है, कुछ इसमें गलतियां यूपीएससी की भी है, तो सुधार करना हाँ, चाहिए यूपीएससी का भी इसमें कुछ है, जैसे पिछली बार वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, लेकिन तब भी कोचिंग संस्थान भी आप सोचिए सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हमारी अगर क्लैरिटी है, सब्जेक्ट के समझ में क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी आपको एनसीईआरटी पढ़ करके आ जाएगी। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि एनसीईआरटी जो बनाई गई है वो बच्चों की मनोस्थिति के अनुसार बनाई गई है कि आप 6 के बच्चे हैं, 7 के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, आपने नहीं भी पढ़ा है अपने स्कूलिंग के दौरान, लेकिन फिर आप पढ़ते हो तो आपको उसमें किसी विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ही विशेष प्रोत्साहन चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ चीज़ें एकदम से ही ऊपर से जा रही हैं। 6 का बच्चा जैसे समझता है वैसे आप आराम से समझ सकते हो 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा, उसमें जो विषय विशेषज्ञता है, जिन्होंने भी वो एनसीईआरटी लिखी है बहुत ही शोध परक, मतलब शोध के साथ विषय को मतलब ऐसे कनेक्ट करते हुए लिखा है। जैसे आप पॉलिटी के लिए अगर 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो वो उसमें सब्जेक्ट को इतने मतलब चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से समझाया है, प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज में। जैसे आपको अगर विविधता पढ़ना है तो विविधता के उसने कई आयाम, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जाति विविधता, निर्जाति विविधता, पूरे बढ़िया तरीके से समझाया है, एग्जाम्पल दे के समझाए हैं। ठीक है, भेदभाव समझाना है तो वहाँ पे आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी कहानी मिलती है, वहाँ पे आपको हामिद ये अंसारी दंपति की कहानी मिलती है, तो आपको समझ में आएगा कि भेदभाव का स्वरूप कैसे डेवलप होता है, अचानक से ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई। आप जब इतिहास के सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वैदिक काल से कैसे कैसे धीरे धीरे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार से भेदभाव बढ़ा, वो आज कैसे हमारे समाज में है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके तैयार हो जाता है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना, जैसे इस बार ही अरघट्टा वाला आया था, इसके 7th के एनसीईआरटी स्कूल दिया था, वो अपने आप में एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी आपका कंप्लीटली तैयार है तो आप पेपर में खुद को रिलैक्स महसूस करोगे। होना नहीं होना तो इसमें मैं फिर बोलूँगा, वो उस दिन का आपने क्या माइंडसेट के साथ पेपर दिया है, किस एप्टीट्यूड के साथ आप काम कर रहे थे, कितना आपने एप्टीट्यूड पे काम किया, उन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे तो आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इमारत के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगी, जिस पर आप एक अच्छी नींव का निर्माण कर सकते हैं, मतलब एक नींव हो जाएगी जिस पर आप एक अच्छी इमारत का निर्माण कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग की शुरुआत कब से करें, क्योंकि बहुत सारे जगह पे बताया जाता है कि पहले दिन से ही आप उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर भी ये बनता भी था। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि जीएस एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, तो जिस सब्जेक्ट का जीएस कंप्लीट हो रहा है, जैसे आपने एनसीईआरटी के लिए फाउंडेशन के लिए अगर एनसीईआरटी पढ़ ली है तो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। आप देखिएगा वहाँ पर मुन्नी चुन्नी वाले जो कैरेक्टर्स हैं एनसीईआरटी में, वो भी आपको क्वेश्चन सोचने, मतलब आपको नए दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करते हैं। तो उन क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग में ही जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप उन क्वेश्चन से भिड़ सकते हैं जो एनसीईआरटी के पीछे दिए हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेते हैं या कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। मैं इस मामले में पूरी तरीके से मानता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, लेकिन सॉल्व उठाइए। सॉल्व उठा करके एक बार उसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, 1-2 बार उसकी रीडिंग लगा लीजिए, ताकि कि आपके दिमाग में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो थोड़ा सा आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मतलब जब आपका एक बार जीएस कंप्लीट हो जाए तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं के साथ ही ये अपने दिमाग में कभी नहीं लाना है कि हम फर्स्ट डे पे ही बहुत बढ़िया आंसर लिख लें, एकदम हमारा पहले दिन ही संतुष्ट हो जाए। हम लोग भी जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करते थे तो मतलब समझिए कि बहुत ही, अब वो ऐसे मतलब क्वेश्चन उत्तर देखते हैं तो लगता है यार कितने बचकाने वाले लिखते थे, तो समय के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो एनसीईआरटी जब भी उत्तर लेखन करिए तो एक
मतलब उसको लेकर के परेशान मत रहिए कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिख लूँ। जो आ रहा है जैसे आ रहा है, एक गलती ये भी लोग करते हैं कि गूगल सर्च कर लिया, चैट जीपीटी का यूज कर लिया, इन सब चीज़ों से बचिए, अपना जो नेचुरल है उसको बाहर आने दीजिए। सर थोड़ा सा टोकूंगा, माफ़ करिएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा जब जीएस कंप्लीट हो जाए तो एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी यह कैसे समझे कि उसका जीएस कंप्लीट हो चुका है? देखिए, इसके लिए मुख्य परीक्षा, देखिए प्रीलिम्स में आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा विस्तृत है नहीं, वो सीधे सीधे भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे करके दे देते हैं। लेकिन प्रीलिम्स की जो मेंस की जो परीक्षा का जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी के जो भी विशेषज्ञ हैं उसने मतलब वेल ड्राफ्टिंग आप उसको बोल सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। तो उसमें जो प्रमुख कीवर्ड्स हैं, प्लस आजकल के ज़माने में तो तमाम उसके जो सब कंटेंट हैं या सब जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो एक बार सब टॉपिक, जैसे यूपीएससी हिंदी के भी चैनल पे सब टॉपिक्स मौजूद है, आप उसको जब एक बार वो सब टॉपिक्स एक बार पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि हमारा जीएस कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने बेसिक हिस्ट्री कंप्लीट की, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पूरा पाषाण स्टोन एज से लेकर के हमने पढ़ना शुरू किया और मॉडर्न इंडिया तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि मेरा एक चीज़ कंप्लीट हो चुका। अब इसमें पूरा पाषाण मतलब पाषाण से लेकर के मॉडर्न इंडिया में सभी को पता है कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत 3 तरीके के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन में फिर हम जाएंगे तो पाषाण से लेकर के पूरा आपका हर्षवर्धन के शासनकाल तक, फिर हर्षवर्धन के बाद से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक, फिर औरंगजेब से लेकर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक बार कंप्लीट कर लिया, अब हम हिस्ट्री पे लिखने में सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। जी सर, फिर से हम प्रीलिम्स पर वापस आते हैं। हाँ। प्रीलिम्स में सबसे पहले पेपर 1 के बारे में आप बताइए कि मतलब पेपर 1 की तैयारी कैसे करें? देखिए, मैं अभी हालांकि इसका भी मैंने जवाब दिया था, लेकिन ठीक है। देखिए, बात ये होती है कि प्रीलिम्स की तैयारी या मेंस की तैयारी अकेले कभी नहीं हो सकती है। आप उन सब्जेक्ट्स को मेंस में जैसे आप आंतरिक सुरक्षा, विश्व इतिहास मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, आपदा प्रबंधन मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, एथिक्स मेंस के लिए, जो मेंस वाले कोर सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ों की तैयारी आप प्रीलिम्स के साथ साथ करिए, ठीक है। कोई भी एक मार्केट से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज को प्रॉपर, जैसे टेस्ट आप जब देने जाना तो पार्ट टेस्ट के साथ स्टार्ट करिए। उसमें जब भी आप टेस्ट सीरीज का चयन करिए तो 2 काम उसमें करिए। एक तो देख लीजिए कि उसमें पार्ट टेस्ट हो, रिवीजन टेस्ट हो और फुल लेंथ टेस्ट हो, जब आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तब। दूसरा, जब भी आप मतलब उस टेस्ट सीरीज को प्रेफर करिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रमुखता दी गई है, ठीक है। ये 2 काम आपको टेस्ट सीरीज चयन में करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो टेस्ट सीरीज में पहला जो भी पेपर्स या जो भी पहला सब्जेक्ट है, सपोज के लिए इतिहास ही मान लीजिए पूछा है, तो इतिहास के लिए हमको जिस भी सोर्स से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोई रेफरेंस बुक यूज करना है जैसे रामशरण शर्मा या कुछ भी यूज करना हुआ कर लिया, मैंने जो भी टॉपिक्स थे उसको कर लिया। अब मैं आज दिन भर में कोई भी एक टॉपिक उठा करके दिन भर में मैंने जितना पढ़ा, शाम को उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का मैं सॉल्व करूंगा और मेंस का मैं सॉल्व देखूंगा, उसको रीड करूंगा। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आप मेंस का सॉल्व देखेंगे, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल देखना है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की होलिस्टिक तैयारी एक साथ चलेगी। बस आपका अंतर ये हो जाएगा कि प्रीलिम्स में जब आप टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट दे करके उसके प्रॉपर एनालिसिस करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रटोगे, और मेंस में पहले राउंड में केवल आप उन प्रश्नों को देखते जाओगे। जब रिवीजन वाला राउंड आएगा, जैसे मैंने बताया कि पार्ट टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन वाले टेस्ट आपके स्टार्ट हो रहे हैं, उस दौरान जब फिर हिस्ट्री आएगी तब मैं हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री का फिर से करूंगा और शाम में जो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो मेंस के हैं जो मैंने पहले पढ़ रखे थे उसके मैं फ्रेमिंग करूंगा, तब मैं वहाँ से लिखने का प्रयास करूंगा। जी सर, और अगला जो हमारा प्रश्न है यह आपके पहले जवाब से संबंधित है, सीसैट को लेकर। सीसैट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? सीसैट में भी देखिए, इसमें भी मैं 2-3 काम करूंगा। एक तो यूपीएससी का सीसैट, एक पीसीएस का सीसैट। पीसीएस का सीसैट अपेक्षाकृत आसान होता है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो केवल कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी और इंग्लिश अगर आप देख लो तो यूपीपीसीएस का सीसैट आपसे इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली होता है। 66 नंबर लाने हैं, सीसैट में टॉप नहीं करना है, तो 66 नहीं, मेरे हिसाब से 80 प्लस नंबर की आपको रणनीति रखनी चाहिए। 66 वाला एकदम बाउंड्री वाला माहौल हो जाता है। रही बात यूपीएससी की सीसैट की, तो इसमें 3 सेगमेंट मेनली होते हैं जिस पे अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई बार ऐसा है कि निर्णयन पे या समस्या समाधान कौशल पे यूपीएससी के सिलेबस में, लेकिन यूपीएससी ने बहुत दिन से इस पर प्रश्न नहीं पूछे हैं। तो अभी मेजरली अगर हम बात करें तो सीसैट में आपको मैथ्स वाला सेक्शन मिलेगा, रीजनिंग वाला मिलेगा और कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन 3 सेगमेंट मिलेगा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टार्टिंग से जैसे 2026 या 27 के लिए अगर सीसैट करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है, बहुत ही प्यारी बुक है, लेकिन इसको भी करने के साथ साथ पूरी बुक में पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं आर एस अग्रवाल की,
ठीक है, आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है जो आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं जब बोलता हूँ तो यहाँ पे सीएपीएफ में, एनडीए में, सीडीएस में, यूपीएससी के खुद में, सीएससी वाले में, इन चारों एग्जाम में जितने कॉमन हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप वहाँ से जो RS अग्रवाल है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी इस मामले में आपको कॉम्प्रिहेंशन सही से तैयार कराएगा। उसके बाद जब आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे करके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो पूरा एक लंबा एक्सप्लेनेशन है, उसको 2-3 लाइन में आपको नोट करना है। तो आपने क्या किया, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा, 2-3 लाइन में नोट किया, तो रीजनिंग कर रहे हो। क्यों इतना ही छोटा करेंगे तो अपने दिमाग में कुछ रीजनिंग होगी, कुछ कॉम्प्रिहेंड करेंगे, फिर उसको लिखेंगे। प्लस इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, मैथ्स के जो चुनिंदा टॉपिक्स यूपीएससी पूछ रही है उसको RS अग्रवाल से कर लेना है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी इसमें जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करना है। जी सर, ये तो हो गई सीसेट की तैयारी की बात, लेकिन हम जब परीक्षा में बैठते हैं सीसेट के खास करके तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करें, तो इसके बारे में कुछ अगर सुझाव। हाँ, परीक्षा के लिए हमारी कुछ विशेष रणनीति रहती है। अमूमन ऐसा होता है, कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि हम लोग कुछ ऐसे गलत क्वेश्चन से फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा पेपर बिगड़ सकता है। अमूमन देखिए, पेपर सेटर का माइंडसेट यही होता है कि शुरुआत में कुछ ऐसे बाउंसर क्वेश्चन डाल दें जिससे जिस व्यक्ति को ये सेट मिले वो थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन अपने आप को जो उसमें संभाल लेता है उस परिस्थिति में, और किसी भी क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर फंसे नहीं रह जाते हैं तो आपको 66 नंबर आप इजीली पा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं दो तीन चीज़ें इसमें भी बोलूँगा। एक तो ये कि जो कॉमन पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, हमको जैसे मैं मैथमेटिक्स में PhD मैंने नहीं कर रखी है, तो मैं मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा जो मुझसे ईजिली नहीं लग पाए। ठीक है, वो जब आप PYQ करोगे और लगातार इस प्रोसेस में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। जैसे PNC के क्वेश्चन, बहुत अच्छे लोग मैथमेटिक्स में जो लोग बढ़िया किए रहते हैं वो PNC क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, परमुटेशन है। हाँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले, तो वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। जब भी मैं अटेम्प्ट करूंगा उस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। मेरा ये रहेगा, जैसे इस बार की अगर परीक्षा की बात करें, अगर मान लीजिए इस बार मुझे अटेम्प्ट देना रहता तो मैं क्या करता, पहले 29 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के पूछे थे, इन 29 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में करने का प्रयास करूंगा। आराम से आप 2 क्वेश्चन पर मतलब 1 क्वेश्चन पर 2 मिनट में आप आराम से इसको 29 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। 1 घंटे में अब रीजनिंग और जो मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे तो ये इजी वाले थे, जैसे गौरव सर ने इस पर कुछ एक दो वीडियो भी सॉल्व करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले थे, तो उसमें आप उसको जो मतलब इजीली पिक हो सकते हैं। ठीक है, उसको करूँगा। किसी भी एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा कतई नहीं दूंगा, चाहे वो मुझे भले, जैसे पेपर में क्या लगता है कि अब इसका उत्तर आ गया, अब इसका उत्तर आ गया। कभी भी प्रश्न को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। जो चीज़ इसमें गड़बड़ होगी वो दिक्कत करेगा। जी सर, अगले क्वेश्चन पे आपसे आते हैं। मेंस का प्रश्न है बच्चों का कि ऑप्शनल कैसे चूज करें और ऑप्शनल कब से और कहाँ से पढ़ें, मतलब ऑप्शनल पढ़ने का सबसे सही समय कब होता है, जीएस तैयार हो जाए तब पढ़ें या जीएस के साथ साथ ही अपनी तैयारी ऑप्शनल की शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शनल के लिए गोल्डन रूल चलता है। तो ऑप्शनल का गोल्डन रूल, मतलब यूपीएससी की फील्ड में कई सारे गोल्डन रूल हैं, लेकिन ये गोल्डन रूल ऑप्शनल के संदर्भ में है कि जैसे आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है तो 2025 की मेंस तक आपको ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कंप्लीट होना चाहिए तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऑप्शनल ना केवल आपने पढ़ लिया हो बल्कि उसकी आंसर राइटिंग भी कर ली हो, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हो। ठीक है, तो अगर आपको 2026 में अटेम्प्ट देना है तो 25 की मेंस तक, और अब चूंकि अगर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 महीना मिनिमम लगेगा आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करने में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आप एक राउंड अपना कर लीजिए, फिर नवंबर, दिसंबर दूसरा राउंड कर लीजिए, और जनवरी में एक तीसरा राउंड का रिवीजन कर लीजिए जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो जैसे पहले आप करोगे तो 3-4 महीने लगेंगे आपको। इस 3-4 महीने में अगर आपको क्लास करनी है, जो भी करना है कर वर के ख़त्म कर लीजिए। दोबारा इस संशय में नहीं रहना कि यार हमको इस चीज़ की क्लास करनी चाहिए थी या मुझे दिक्कत हो रही है। तो 3-4 महीने में जो करना है करके ख़त्म कर लीजिए, समय मत काटिएगा इसमें। ठीक है, करके ख़त्म कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर रिवीजन करिए। जी सर, ऑप्शनल को चूज करना, हाँ, कौन सा ऑप्शनल चूज करें? देखिए, ऑप्शनल में भी 3 तरीके के ऑप्शनल आते हैं। एक जो पूर्णतः ह्यूमैनिटीज़ वाले होते हैं, एक होता है जो पूर्णतः साइंस वाले होते हैं, एक होता है जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के मिक्सअप होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य तो पूर्णतः ह्यूमैनिटीज़ वाला है। ठीक है, मैं बात करूँ इतिहास तो इसको लगभग ह्यूमैनिटीज़ वाला मान सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें अप्रोच रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको कोई मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, ये पूर्णतः एक साइंस हो गया। ठीक है, कुछ एक ऑप्शन है जैसे जियोग्राफी, इसमें साइंस भी है, कॉन्सेप्ट भी है और ह्यूमैनिटीज़ वाला भी है, तीनों उसमें है।
तो जब भी आप ऑप्शनल चूज़ करिए तो कोशिश ये करिए कि अगर आपने उस फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि 3 4 साल अगर आपने बी टेक कर रखा है तो 4 साल सिंपल ग्रेजुएशन किया तो 3 साल आपने उस सब्जेक्ट्स पे दिया है। अगर प्रॉपर दिया है तो आपने उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो मेरा सही हो रहा है कि नहीं, तो आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। नहीं भी पढ़ रखा है तो ऑप्शनल का सिलेबस उठा करके उस टॉपिक के जो भी नोट्स हैं पढ़ करके देख लीजिए वो क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा इसमें तरीका ये है कि जैसे कई लोग इस मामले में हिंदी साहित्य का चयन करते हैं कि चलो, जैसे प्रदीप द्विवेदी सर थे, IIT का बैकग्राउंड था, उसके बावजूद जो है ऑप्शनल चयन किए। हमारे गौरव सर थे, IIT रुड़की से बीटेक करने के बावजूद भूगोल ऑप्शनल लिया, लेकिन फिर वहाँ से बात नहीं जमी तो हिंदी साहित्य पे आए, फाइनल सिलेक्शन हिंदी साहित्य से हुआ। तो जब आप इन सब सब्जेक्ट्स पे जा रहे हो तो आपको एक बार तो पहले तो निर्णय करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई का महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतिहास लेते, भूगोल लेते तो आपको GS में भी काम देता, हिंदी साहित्य आपको GS में डायरेक्ट काम नहीं देगा। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य लेने के क्या फ़ायदे हैं, हिंदी साहित्य लेने के क्या नुकसान है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये आपका बन भी सकता है कि हिंदी साहित्य को क्यों चूज़ करना चाहिए। हाँ सर, मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था कि वही उसी पे मैं बता भी देता हूँ। तो हिंदी साहित्य जब आप लेते हो ना तो उसमें आपको ये देखना है कि ये आपका भले GS में फ़ायदा नहीं करेगा लेकिन निबंध में आपको फ़ायदा करेगा। निशान जैन सर का देख लीजिए, 160 नंबर आए थे निबंध में, ठीक है। प्रदीप द्विवेदी सर के अच्छे नंबर आए थे, मेरे खुद 131 131 140 के रेंज में निबंध में नंबर रहे, बहुत अच्छे। हाँ, कारण क्यों था? क्योंकि आपको अगर आपने थोड़ी सी साहित्य को बढ़िया समझा है, उसके कीवर्ड्स वगैरह, कहानी, कविताएं, इन सब में आपको इंटरेस्ट है तो निबंध में आपके नंबर अच्छे आएंगे, शब्दों का अच्छा संकलन, हाँ, शब्दों का अच्छा संकलन आपके पास हो जाएगा। तो ऐसे में जब आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो आपको GS 4 में और निबंध में अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है हिंदी साहित्य लेने पर। लेकिन किन व्यक्तियों को हिंदी साहित्य नहीं लेना चाहिए, एक प्रश्न आपका ये भी हो सकता था। तो इसमें सीधा सीधा बात यह है कि अगर आपको कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, उपन्यास नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी बहुत गलत लिखते हैं, कविता, कहानी, इन सबको आप में बोरियत महसूस होती है आपको, तो हिंदी साहित्य नहीं ले सकते हैं। बाकी सभी लोग हिंदी साहित्य ले सकते हैं। और सर एक अगला प्रश्न है जो हमारा, काफ़ी लोगों की यह समस्या है, निबंध के लिए क्या करें सर? क्योंकि कहा जाता है कि निबंध में मार्क्स इजीली मिल भी जाते हैं, हाँ, और नहीं भी मिलते हैं। हाँ, निबंध का वेरिएशन मैंने पिछली बार के मार्कशीट देखे थे हमारे यहाँ, मतलब UPSC हिंदी से भी कई कैंडिडेट से जिन्होंने मेंस दिया था, और अप्रत्याशित तौर पे मतलब 60-65 से लेकर के, ठीक है, और 130 तक के रेंज में नंबर मिले थे। मतलब सोचिए, हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें गैपिंग थी। कई ऐसे लोग थे, और ये हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ। जैसे एक मैम हैं देवरिया की हैं, उनके 60-65 नंबर थे, और एक सर हैं उनके आराम से 110-115 नंबर ऐसे कुछ आए थे। तो कहीं ना कहीं वो दोनों लोग इंग्लिश मीडियम के थे, वेरिएशन बहुत था, 40 नंबर का गैप आपको केवल निबंध एक पेपर में मिल गया था। अब इसके पीछे कारण क्या था? जैसा कि मैंने बताया अभी, निबंध का पेपर डायरेक्ट जाकर के वहाँ लिखाना, निबंध के लिए कोई पहले से तैयारी नहीं करना। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ एज ए सोर्स कंटेंट, तो जैसे आपने अगर प्री के नोट्स बना रखे हैं, प्री के नोट्स पे आपके कमांड है, मेंस के आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मेंस के डेटा फैक्ट्स शॉर्ट नोट्स आपका तैयार है, कमांड है, तब आप निबंध लिखने के में आ सकते हो। तो दो गलतियाँ जैसे बच्चे जब कोचिंग करने जाते हैं तो करते हैं, एक तो ये कि निबंध जा करके निबंध करते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। दूसरा, इथिक्स स्टार्टिंग में जाकर इथिक्स पढ़ते हैं क्योंकि मज़ा आने लगता है, मज़े के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको हम सिलेक्शन लेना है। तो जब हम ऐसे को अगर निगलेक्ट करेंगे तो ऐसे आपको निगलेक्ट कर लेगा। तो पहले GS 1, 2, 3 तैयार करना है, फिर GS 4 तैयार करना है। जब GS 1, 2, 3, 4 तैयार हो जाए तो फिर हमको निबंध की तरफ जाना है, और निबंध में भी हमको क्या करना है, तो सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एटलीस्ट 15 दिन पे एक क्वेश्चन उठाया, उसकी फ्रेमिंग ये आएगा तो इंट्रोडक्शन में कैसे कर सकता हूँ, इंट्रोडक्शन जब मैं करूँगा तो इसमें कैसे मैं कहानी सोच सकता हूँ, कैसे नए तरीके से भूमिका, कोई और कहानी, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, किसी व्यक्तित्व का कोई कथन, या किसी व्यक्तित्व से जुड़ सकता है कि नहीं, किसी फेमस पर्सनालिटी से वो जुड़ सकता है कि नहीं निबंध का टॉपिक, ठीक है। तो उसको लेकर के नए तरीके से आपका कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन। फिर जब मेन बॉडी में आते हैं तो GS पेपर 1 के सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, समाज, GS 2 के, GS 3 के, GS 4 के, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो जुड़ सकता है। फिर हमारे समाज, हमारा परिवार से कैसे जुड़ता है, हमारे समाज से कैसे जुड़ता है, हमारे राज्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हमारे राष्ट्र के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में इसको कैसे, इसकी महत्ता देखी जा सकती है। तो व्यक्ति से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक, और GS पेपर 1 से लेकर के GS पेपर 4 तक वो कैसे जुड़ता है, हर संदर्भों में उसको हम सोचेंगे, विचारेंगे,
उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। कुल मिलाकर आपका कहना है कि निबंध की तैयारी पूरी तैयारी का एक भाग होना चाहिए, ना हाँ, कि डायरेक्ट परीक्षा में बिल्कुल, लिखा जाना हाँ, ये वाली गलती कभी नहीं करनी है। निबंध पहले से लिखना है, ठीक है, तभी आप फ्लो वगैरह मेंटेन कर पाएंगे उसमें। चाहिए। जी सर, और अगला हमारा जो प्रश्न है यह करंट अफेयर से संबंधित है कि करंट अफेयर, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर को कब से कब तक पढ़ा जाए। देखिए, एक बात ये है करंट अफेयर में भी कि आप मैं आपसे बोलूं कि 10 साल का तैयार कर लो, आप नहीं कर पाओगे, सीधी बात है। मैं बोलूं कि 10 साल का करंट तैयार कर लो, आपसे हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो इसमें बोला जाता है दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाली कहावत इसमें लागू होती है कि यूपीएससी नहीं बोलती है कि 1 साल का करंट कर लो या 1 साल का हम करंट पूछेंगे, लेकिन हम चूंकि हमारी एक मानवीय व्यक्तित्व की एक सीमा है, हमारे मस्तिष्क की एक सीमा है कि हम बहुत ज़्यादा फैक्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ऐसे में 1 साल का मतलब करंट अफेयर आपके लिए सफिशियंट होता है। हालांकि यूपीएससी या पीसीएस का जो पूछने का पैटर्न होता है उसमें भी जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा वो भी एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था किसी साल कि वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी मद सर्वाधिक व्यय किए गए थे। उसमें रक्षा बजट, रक्षा मद था, फिर आपका सब्सिडी था, ठीक है। आप किसी भी साल का बजट उठा करके देख लो, आपको अब स्पेसिफिक, अब आपको 24-25 में कौन सा रही है, 2024-25 में 23-22-23 का बजट पूछ दिया, अब 22-23 का भी बजट तैयार करें क्या? तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3-4 साल से बजट देख रहे हो तो आपको पता होगा रक्षा व्यय सबसे ज़्यादा होता है, बाकी सब चीज व्ययों से सब, मतलब एक मेजर कंपोनेंट हमारा जो है रक्षा व्यय से होता है। 20-22% के आसपास हम लोग व्यय करते हैं, ठीक है। 10 मतलब मिनिमम नहीं, 20-22 में 10% के आसपास हम लोग मिनिमम व्यय करते हैं। 7-8 लाख करोड़ रुपए हमारा एक रक्षा व्यय में जाता है। तो ये आपका एप्टीट्यूड है, ये नहीं है कि आप 22-23 का बजट याद करके बैठो, संभव ही नहीं है। तो 1 साल का आप करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए, उतना सफिशियंट है। बाकी आप पीवाईक्यू के थ्रू गो थ्रू होते रहिए। खास करके अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कितने पुरस्कार आप याद करोगे, दिन भर में 50 पुरस्कार। अब जैसे अवार्ड मिले 150 लोग को, नाम संभव है याद करना? संभव ही नहीं है। तो जो यूपी के लिए महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा देश में चर्चा में रहे थे, उनको आप देख करके जा सकते हो, ठीक है। पूरे याद करना संभव नहीं है। ऐसे मान लो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा है कि 2019 में किसको मिला, तो देख लो 2024 में किसको मिला, 25 में किसको मिला। ये थोड़ा सा पीवाईक्यू को करंट के नज़रिए से देखते हुए कर सकते हो। जी सर, अब थोड़ा सा 1 महीने बाद आरओ का, चूंकि यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ कराई जाने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा है, और जो कि 27 जुलाई को हमारे हिसाब से प्रस्तावित है, तो हम थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी सर इसमें ऐसा हुआ है कि पहले 2 पेपर अलग अलग होता था, हिंदी का और जीएस का, अभी इसको कंबाइन कर दिया है। तो आप इसके बारे में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कैसे इसे हैंडल करें। देखिए, एक चीज़ है आरओ में, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू और प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो 120 से 130 के आसपास इसके कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका 130 आ गया तो आप सेफर जोन में आ जाते हो, 140 आ जाए तो आप एकदम सेफर जोन में आ जाते हो। अब 200 नंबर का आपका प्रश्न है और 60 नंबर आपके आ रहे हैं हिंदी से। हिंदी में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं बात जब ये बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो केवल आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, जितना यूपी पीसीएस ने अपने मेंस में पूछा है या आरओ मेंस में पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो अगर आपने तैयार कर लिया है हिंदी का, और कोई एक बुक ढंग से कर ली है, कई मार्केट में बुक आती हैं, कोई एक बुक अगर आपने ढंग से कर लिया है, ठीक है, तो आपके आराम से 55+ क्वेश्चन हिंदी से सही हो जाएंगे। दूसरा, जो अभी पेपर कैंसिल हुआ था और ये जो अभी नया पेपर आया था 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस 2024, जिस प्रकार से बदलते ट्रेंड्स ने यूपी पीसीएस ने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको एक समस्या हो सकती है। लेकिन आरओ के पेपर में अगर आप हिंदी को, चूँकि दोनों पेपर एक साथ है, 3 घंटे में आपको करना है, तो अगर आप हिंदी में समय निकाल लेते हो, 10-15 मिनट आप एक्स्ट्रा कर लेते हो, अगर आपको हिंदी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 1 मिनट में आराम से एक क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने उससे प्रैक्टिस की तो 15 मिनट आप आराम से वहाँ निकाल सकते हो। 15 मिनट में, 45 मिनट में आपने हिंदी कर लिया और 2 घंटा 15 मिनट में आप जीएस की तरफ जा सकते हो। जीएस में भी आपको कोशिश ये करनी है कि जो 14-15 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड वाले आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आपको, मतलब एप्टीट्यूड वाले पे 14-15 क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रीजनिंग मैथ ईजी रहता है। वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी करके उसका सही उत्तर अगर आप फाइंड कर लेते हो तो वो आपको बढ़त दिला देगी। तो 50-55 यहाँ से और 15 आपको यहाँ से, आराम से आपके 70 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। अब आपको पूरे पेपर से 60-65-70 क्वेश्चन और सही करने हैं, ठीक है। नेट अगर 60 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लोगे। तो अब आपको अपने थोड़े से
एरिया मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखना है। आप इतिहास में बढ़िया कर सकते हो, पॉलिटी में बढ़िया कर सकते हो, साइंस एंड टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आप से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो 2-3 सेगमेंट अपना खोज लिया, उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लिया। बच्चों की गलती क्या होती है, वो परेशान रहते हैं कि यूपी स्पेशल का क्या कर लें, यूपी स्पेशल का क्या कर लें, उसके लिए परेशान रहेंगे। इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आप जो कॉस्ट लगा रहे हो आपको कितना बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी यूपी पीसीएस आरओ के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार हिंदी और ये मैथ्स और रीजनिंग वाले सेगमेंट के साथ अपने 2-3 एरिया ऑफ इंटरेस्ट को खोजिए और उस पर बढ़िया से मेहनत करिए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। जी सर, अगला जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, चूँकि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी यूपी पीसीएस का भी पेपर देते रहते हैं, तो बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि यूपीएससी किस तरह यूपी पीसीएस से अलग है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस का पेपर यूपीएससी के पेपर से किस तरह अलग है, और अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हम यूपी पीसीएस का भी एग्जाम दे सकें। हाँ, 2 साल पहले तक तो ऑलमोस्ट सेम था दोनों में। अभी हम मार्किंग स्कीम्स को देखें थोड़ा सा बाकी सारे लगभग सेम थे, सिलेबस लगभग सेम था, लेकिन 2023 के बाद से ये चीज़ें बदली हैं। 2023 में नए पैटर्न, नए सिलेबस के साथ यूपी पीसीएस ने GS 5-6 यहाँ से इंट्रोड्यूस किया मेंस में। तो प्री के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो CSAT अपेक्षाकृत आसान है, और मतलब जो GS है थोड़ा सा फैक्चुअल होता था, लेकिन 22 दिसंबर वाले पेपर ने बताया कि नहीं, ये भी यूपीएससी की तरफ बढ़ने की राह पे हैं, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना अपने आप में थोड़ा सा टफ टास्क है। अगर आपने बाकायदे प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पे आप फिर मात खा जाओगे, खास करके तब जब आपके पास पेपर में आपको अचानक से ऐसे क्वेश्चन मिले कि आपको लगे अरे बाप रे बाप ये क्या पूछ लिया, ठीक है। दूसरा, रही बात मेंस की, तो मेंस में वहाँ पे यूपीएससी में आपको ऑप्शनल देखने को मिलता है, जो अनिवार्य हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश होता है, इसके नंबर आपको जुड़ते नहीं हैं। पीसीएस में उल्टा होता है, यहाँ पे ऑप्शनल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। GS 5-6 आपका यूपी स्पेशल का जोड़ा गया है, प्लस इसमें जो हिंदी है और जो मतलब हिंदी वाला जो सेगमेंट है उसके अनिवार्य हिंदी के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। और वो आपके मतलब रैंक डिसाइड करने में और सिलेक्शन होने या नहीं होने में डिसाइड करने में ये एक मेजर फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इसका भी वेरिएशन ऐसा ही है कि 55-60 से लेकर के 105-110 तक के नंबर लोग पाते हैं 150 में। तो हिंदी पे प्रॉपर काम करना है, इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखना है। निबंध में थोड़ा सा एप्टीट्यूड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, वहाँ पे 2 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन करने हैं, और एरिया ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो निबंध के लिए एक स्पेशल सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मिनट में बता पाना संभव नहीं है। हालांकि इस पे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं हमारे, लेकिन वहाँ से आप उसको देख सकते हो। रही बात GS 5-6 की, तो GS 1, 2, 3, 4 अगर आप तैयार है तो GS 5-6 यूपी स्पेशल के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में अगर आपने GS 1 कर रखा है तो यूपी का इतिहास वहाँ से GS 5 में हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कर रखी है तो GS 6 में हो जाएगा। तो अगर आपने 1, 2, 3, 4 सही तैयार कर लिया तो यूपी के संदर्भ में आप अपने शॉर्ट नोट्स बना करके उसको कर सकते हो। जी सर, ये यूपी पीसीएस विशेष प्रश्न था। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, जो कि बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि टाइम टेबल फॉलो कैसे करें। सर, टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसका कई बार आपने जवाब दिया भी है, लेकिन एक बार ठीक है हुआ। देखिए, इसमें भी टाइम टेबल वाले में ये है कि पहला तो टाइम टेबल बनाने के लिए एक तो हमको अपनी क्षमता जाननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ जिसमें टॉपर्स ने बोला कि मैं 10 घंटे पढ़ता था और मैं आज 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आज 1 भी घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ, टॉपर्स को मैंने देखा 10 घंटे पढ़ता था। अब मैंने टाइम टेबल बना लिया कि चलो 10 घंटे हम भी पढ़ते हैं। अगले दिन आप बैठ पाओगे 10 घंटे? आप जब 1 भी घंटा नहीं बैठते तो अचानक से आप 10 घंटे नहीं बैठ सकते। तो पहली चीज़ तो ये कि छोटे से शुरुआत करना है, अचानक से बड़े गोल्स की तरफ नहीं जाना है। तो इस टाइम टेबल में भी ये चीज़ लागू होती है कि जैसे आपने 1 भी घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अमूमन हिंदी मीडियम वाला बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज रहता है, कल से पक्का पढ़ूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है। कल से पक्का करूंगा, वो कल कभी नहीं आता है। तो इस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट के जरिए ही निकाला जा सकता है। दूसरा, जब आप पढ़ने बैठते हो तो अचानक से 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो छोटे छोटे टारगेट्स बना करके आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप पहले दिन स्टार्ट करते हो तो 2 घंटा बैठिए, 3 घंटा बैठिए, देख लीजिए कि आप कितनी आपकी बैठने की कैपेसिटी कैसी है। शुरुआत में आपको 1 आध हफ्ते, 1 आध महीने 3-4 घंटे, 5 घंटे में धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आपको टॉप पे ले जाना है, मतलब 8-10 घंटे की पढ़ाई करनी है। तीसरा, जब मैंने अभी बताया था इसके पहले भी कि आपका मनोबल इसमें ऊँचा होना चाहिए। अगर आपका मनोबल ऊँचा नहीं होगा तो फिर आप टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाओगे, बना के भी क्या करोगे। तो मनोबल ऊंचा करने का 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इनर मोटिवेशन को जगाना, उसके लिए मैंने अभी पहले पॉडकास्ट में बता दिया था कि इनर मोटिवेशन को जगाने का सबसे आसान तरीका ये कि आप क्यों करना चाहते हो ये। दूसरा ये है कि
आप जैसे छोटे छोटे टारगेट सेट कर रहे हो और आपका टारगेट वो पूरा हो जा रहा है, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, यार ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में नंबर अच्छे है तो आपको लगेगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ। टेस्ट में नंबर खराब भी आए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गलतियों पे काम करना है, तो आपको लगेगा यार मैं कर सकता हूँ। जब हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और मतलब बिना रणनीति के हम सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हमारे मन में भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। तो जब भी टाइम टेबल बनाने चाहिए, इसके लिए मेरा एक सजेशन है कि जितने भी टॉपर्स वगैरह को देखना है, जितने भी आपको टीचर्स वगैरह की बात सुननी है, एक बार जब आप पढ़ने डिसाइड मतलब आप सोच लेते हैं कि हमको यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करनी है, तो उस समय तमाम वीडियोस वगैरह 2-3 दिन 4 दिन बैठ करके देख लीजिए। जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद फिर किसी का ये सब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तब आपने जो वीडियो देखे थे, जो उसके नोट्स बना रखे थे, उसी पे आपको काम करना है। दूसरा, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसा मतलब कोई भी एक टेस्ट सीरीज या कुछ कोई एक शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो आपका टाइम टेबल एक मोटा टाइम टेबल आपके पास, जो मैंने बताया था ना कि वीक वाला और मंथली वाला जो टारगेट है कि हम एक साल में क्या करेंगे, तो अगर आप टाइम टेबल का शेड्यूल अगर फॉलो करते हो, ठीक है, जैसे यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज है, उसकी अगर आपने शेड्यूल फॉलो किया, तो आपको वीक वाला और वो वाला टारगेट तो आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको पर डे का टारगेट कि इस वीक में हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, तो मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं 10 घंटा एक पेज जो है पढ़ने में कितना समय लगा रहा हूँ, मतलब 1 घंटे में कितने पेज पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे अगर ये चीज़ कंप्लीट करनी है 1 हफ्ते में, तो मैं कितना देर पर डे बैठूंगा कि वो चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। इन सोर्स को मैं फॉलो करूंगा, तो शेड्यूल को प्रिंट करा के उस पर अपना सोर्स, अगर उसी जो शेड्यूल में सोर्स दिया है वो सोर्स अगर आपने रखना है तो उस सोर्स को रखिए, नहीं तो अपना सोर्स काट करके अपना सोर्स ऐड करिए, उसी सोर्स पे टिके रहिए। फिर आपसे कोई 50 बार भी बोले कि यार इस बुक को कर लो, इस बुक से तुम्हारे 100 के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं करना है, मैं अपने सोर्स पे टिका रहूँगा। तब आप एक शेड्यूल फॉलो करके, टाइम टेबल फॉलो करके हो पाएगा। तीसरा, इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, ठीक है, अगर आप सवेरे जग सकते हैं, सवेरे जगिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, हम लोग जब तैयारी करते थे तो सवेरे जगते थे, सवेरे जग करके, क्योंकि सवेरे जगते हैं अगर आप, तो एक तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, जो हमारे दिमाग होते हैं अग्र सक्रिय रूप से काम करते हैं, क्योंकि हम लोग सो चुके हैं तो होते हैं, फ्रेश माइंडसेट के साथ बैठ करके काम करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सुबह का पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है। तो वो आप, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स से फिर उठता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका एक सवेरे उठिए, फ्रेश हो लीजिए, बैठ करके आराम से पानी वानी पी के फ्रेश हो लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, मिनिमम 15 मिनट। ठीक है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम करिए, आधा घंटा में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अपना रात में जो आपने पहले डिसाइड कर रखा था कि कल मुझे ये पढ़ना है, स्टार्ट करिए पढ़ना। सवेरे उठ करके कभी मत डिसाइड करने बैठेगा कि मुझे ये पढ़ना है, ये आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए, बैठ करके पढ़िए। अब अगर आपने 4 बजे उठ करके 8 बजे तक या 9 बजे तक जो 4-5 घंटे में अगर 4 घंटे भी निकाल लिए, तो आपको पूरे दिन में 3-4 घंटे की और पढ़ाई बस करनी है। और इसका अच्छा सबसे बेनिफिट क्या है, 9 बजे के बाद आप आराम से 1-2 घंटा और सो सकते हैं, फिर 11 बजे उठिए, नहा धो लीजिए, फिर से फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ सकते हो। तो ये एक कारगर तरीका, अगर इसको यूज कर पाइए तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। जी सर, अब हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारे यूपीएससी हिंदी परिवार है, उसमें से कुछ सदस्यों के सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो शुभ जी पूछते हैं कि घटना चक्र कितना रेलेवेंट है अभी यूपीपीएससी के लिए, अभी हाल के एग्जाम को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोई भी बुक, अब ये घटना चक्र पे आ गया, कोई पूछ सकता है लूसेंट कितना महत्वपूर्ण है। कभी भी फंसाने वाले चक्कर में रहेंगे कि इस बुक से इतने क्वेश्चन फंसे, हमको एप्टीट्यूड पे काम करना है। हमारा एप्टीट्यूड ऐसा हो जाए कि किसी भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि देखो यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में भी जब पेपर दे करके लोग निकलते हैं तो खोजते लगते हैं कि किस बुक से क्वेश्चन आए। इसके बजाय अगर आपने एप्टीट्यूड पे काम कर लिया तो आपको बुक्स के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से बुक्स के पीछे भागने से बजाय एप्टीट्यूड पे काम करिए। रही बात घटना चक्र या कोई भी बुक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पीवाईक्यू तो मैं भी बोल रहा हूँ कि करना ही है। आप चाहे घटना चक्र से करिए, चाहे आप किसी कोचिंग की बुक से करिए, चाहे आप यूपीएससी हिंदी के पीवाईक्यू से कर लीजिए, जहाँ से भी करना है आपको कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो चाहे वो घटना चक्र के फॉर्म में करिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए। सर एक अगला क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और लेंगे फिर हम सेशन को खत्म करेंगे। आर यूपीपीसीएस के लिए करंट अफेयर को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, अभिषेक जी पूछते हैं इसका फिक्स सोर्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, करंट अफेयर के लिए तो यूपीएससी हिंदी की मैगजीन इस समय वार्षिकांक आया है, वो सबसे बेस्ट है। मैं इस संदर्भ में एक चीज़ बताना चाहूँगा। करंट अफेयर को जब भी आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट अफेयर को एक दिन में आप बैठ करके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन केवल पढ़ते रहेंगे ना, तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए मुझे यूपीएससी हिंदी की मैगजीन जैसा 180 पन्ने की, अब मैं एक कोशिश करूँ कि एक दिन हफ्ते में पढ़ने बैठूंगा 30-40 पन्ना पढ़ लूँगा, कभी तैयार नहीं होगा आपको।
तो आपको उसमें 3 सेगमेंट में काम करना है। एक तो ये कि मैगजीन वो सेलेक्ट करिए जिसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, जिससे आपको वीडियो डिस्कशन मिल जाए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना रहे, काम की चीज़ें रहें, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी की मैगजीन जैसे मान लिया आपने फॉलो किया, अब कभी भी एक साथ बैठ करके क्वेश्चन मतलब वो मत करिए, एक दिन में 3 से 4 पन्ना ये अपना टारगेट रखिए। जैसे आपको 12 अक्टूबर का करना है तो हम 180 पेज पर डे कितना पढ़ें कि 12 अक्टूबर तक नहीं 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लें। यानी कि 3 से 4 महीना अगर हमको 3 से 4 पन्ना अगर हम पर डे पढ़ रहे हैं तो 60 दिन में हमारा मैगजीन वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उस 3-4 पढ़ने के बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और फिर से मैगजीन में जो करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं और PYQ में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो उसको जा करके करंट के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। या MCQ सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, या आपको लगता है कि ये PYQ में पूछा था यहाँ पे फिर पूछ सकता है तो उसके नोट्स बना लेना है। काम एप्टीट्यूड पे करना है इसमें भी। और सर एक अगला क्वेश्चन है कि सिर्फ PYQ कर लेने से PCS और UPSC होने के कितने चांसेज हैं? सिर्फ PYQ, देखो जब हम बोलते हैं कि PYQ करना है ना तो PYQ का मतलब ये नहीं होता है कि हमको क्वेश्चन फिर से इससे फंस जाएंगे। PYQ का मतलब ये होता है कि किस माइंड सेट के साथ, जैसा कि मैंने बताया था कि 10-12 क्वेश्चन का अंतर UPSC में रहता है, अब PCS भी धीरे धीरे उस राह की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या स्टेटमेंट क्यों सही माना UPSC ने? जब हम क्वेश्चन करते हैं UPSC का जब आ जाता है सॉल्व, तो सॉल्व के हिसाब से अपने चीज़ें सेट कर लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन बी ऐसा करके आपने बना लीजिए। जब PYQ करिए तो देखिए कि UPSC ने इस स्टेटमेंट को क्यों सही माना, ठीक है। और जो सही माना तो फिर हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछली बार का एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं ये बजट पेश करते हैं। अब तक हम पढ़ते आते हैं कि राष्ट्रपति की ओर से पढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि UPSC ने अगर इसको सही मान लिया है तो हमारा अपना कॉन्सेप्ट, हमको ये PYQ करने का यही तरीका है कि अब हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ें करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कभी भी हम इस मामले में रिजिड नहीं रहेंगे। मान लो हम UPSC PCS दोनों की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे पूछा राष्ट्रपति, वहाँ पे पूछ दिया प्रधानमंत्री, या वहाँ पे उल्टा पूछ दिया, तो हम उसको गलत या सही हम उसके अनुसार मानेंगे, आयोग के अनुसार मानेंगे, न कि खुद का दिमाग लगाएंगे उस मामले में जो विवादास्पद प्रश्न है। दूसरा, PYQ जब करने बैठिए तो उसको इसलिए करना है कि हमको एप्टीट्यूड पे काम करना है। हमको क्वेश्चन के जवाब रट करके फिर से वो दोबारा पता नहीं क्वेश्चन वही सेम पूछेगा कि नहीं, क्वेश्चन रिपीट करता है नो डाउट, लेकिन हमको एप्टीट्यूड पे काम करने के लिए पूछना है। क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना इन डेप्थ में पढ़ना है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास 50 बुक हैं, राम शरण शर्मा से लेकर के पता नहीं कौन कौन से बुक्स आपके पास अवेलेबल है, शोध वाले, हाँ बहुत शोध वाले, बहुत अच्छे राइटर्स की बुक हैं, लेकिन कितना पढ़िएगा, ठीक है। तो एक सोर्स रखना है और कितने लिमिट में जाना है मेंस के लिए या प्री के लिए, वो आपका PYQ दिखाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। चूँकि ये किसी का व्यक्तिगत पॉडकास्ट नहीं है, ये आपका अपना पॉडकास्ट है, आप अपने प्रश्नों को इसमें पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोज़ में हम आपके बाकी के सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सब, जय हिंद सर। जय हिंद।